ठीक है भाई, आज हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल, यानी ई और वी, जो मैंने कल तुम्हें ड्राइव करके भी दिखाया था, याद है? जिसके थ्रू मैंने बताया जी था कि भाई ई का एक फॉर्मूला, जो एक यूनिट वी वोल्ट पर मीटर भी होता है। तो कल हमने ये वैसे देख लिया था फॉर्मली, थोड़ा सा इसको और विजुअलाइज करते हैं कि जब हम देखते हैं ई के फॉर्मूले को और वी के फॉर्मूले को, तो अगर जो है वो बेसिकली, देखो ई क्या है, ई है एफ अपॉन क्यू, ठीक है? जी और ई खुद जो है वो वी अपॉन डी भी है। अगर हम इसमें देखें, देखो क्या कहता है, वी स्टार्ट व्हाइल स्टडीइंग यूनिफॉर्म फील्ड यू सॉ दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन द टू प्लेट्स कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग ईदर ऑफ द फॉलोइंग टू इक्वेशंस। ठीक है, ई आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, एफ अपॉन क्यू से भी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकल आएगी, जिसमें आप फोर्स लेंगे, कौन सी फोर्स? फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, टेस्ट चार्ज एंड सोर्स चार्ज। और ई निकालने का एक और तरीका भी है कि यू कैन डिवाइड द वोल्टेज बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स, जो कैपेसिटर बनती हैं। दो पैरेलल चार्ज प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये, इस पे पॉजिटिव चार्जेस दे दो, इस पे नेगेटिव चार्जेस दे दो, इनके बिटवीन एक डिस्टेंस रख दो डी। तो इस पे जो वोल्टेज अपीयर हो रहा होगा ना, उस वोल्टेज को डी से डिवाइड करोगे ना, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मिल जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सही निकाल दो फॉर्मूला है, एक एफ अपॉन से और वोल्ट्स पर डिस्टेंस से, दो तरीके हैं। सही जी अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं वोल्ट पर डिस्टेंस के हिसाब से, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है? जी सर तो इसका मतलब कि ये डिस्टेंस ज्यादा होगा तो वोल्टेज भी हाई होगा। और ये स्ट्रेट लाइन जो है वो ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट क्या है? वी अपॉन डी। यानी कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करोगे तो आपको ई मिल जाएगा, ठीक है? जी जस्ट वी अपॉन डी, वी और डी का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होता है, और स्ट्रेट लाइन ग्राफ का जब ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे तो आपको ई की वैल्यू मिल सकती है ग्राफ से। सवाल में जरूरी नहीं है हमेशा आपको दिया हुआ हो आंसर, ये ग्राफ दिया हुआ जी हो तो इससे भी आप ई निकाल सकते हो कोई भी दो पॉइंट्स पे। हम्म सही The second equation is valid only because the field between the plates is uniform and hence there is a steady change in potential from the earth plate to the positive plate. सेकंड केस यानी कि ये वाला वी अपॉन डी वाला, इसके बारे में कहते हैं इन सब पे चार्जेस यूनिफॉर्म है, यानी कि इस पे अगर पॉजिटिव वोल्ट है, यानी कि फॉर एग्जांपल पॉजिटिव 12 वोल्ट्स आ रहे हैं, तो पूरे इस पे 12 वोल्ट्स आने चाहिए, और इस पे नेगेटिव में -12, ठीक है? तो क्या होगा कि जी फिर तो आपका बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगी, अगर ये नहीं होगा तो ये नॉन यूनिफॉर्म होगी। सही अब बात करते हैं, द फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्जेस गेट्स वीकर मूविंग अवे फ्रॉम द चार्जेस। हमने पॉइंट चार्जेस में क्या पढ़ा था कि जितना चार्जेस से आप दूर हो जाओगे सोर्स चार्ज से, उतनी वीक हो जाएगी फील्ड ना टेस्ट चार्ज पे। अगर वो उसकी बाउंड्री से दूर जाएगा तो, उसके करीब होगा तो जी ज्यादा चार्ज फील करेगा, दूर जाएगा तो उसके रीजन से निकलता जाएगा आहिस्ते आहिस्ते, ठीक है? सो कॉन्सिक्वेंटली द चेंज इन पोटेंशियल इज नॉन जी यूनिफॉर्म। Nevertheless, the change in potential with respect to distance is equal to the gradient of the graph. तो बेसिकली क्या है, जो अभी हमने बात की थी कि जो भी आपका ग्रेडियंट होगा ना ग्राफ का, वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के। तो ऐसा इस केस में तो है कि यूनिफॉर्म चार्जेस हैं, लेकिन हमेशा पॉइंट चार्जेस के केसेस में नहीं होगा ना, जो पहला वाला फॉर्मूला एफ अपॉन क्यू में। इसमें दूर होते जाएंगे तो जी क्या होगा, इसमें चार्जेस की वैल्यूज या चार्जेस के इफेक्ट जो है फोर्स के फॉर्म में कम होता जाएगा। तो ऐसे में तो आपके पास इस तरह का कर्व बन रहा होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही होगी ना। जैसे जैसे जी डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे अब आपका वोल्टेज जो है वो रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है? तो इस केस में क्या करें, तो इस केस में फिर आप क्या करोगे, जो कर्व का ग्रेडियंट निकालते हो किसी भी पॉइंट पे, यानी जिस पॉइंट पे आपको मांगा जाए ई, तो उस पॉइंट पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इस टेंजेंट का आपने निकाला ग्रेडियंट, और उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली। क्यों? क्योंकि आपने कहा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो सेम होगी ना, कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो या कर्व हो, बस ग्रेडियंट निकालना है तो ई मिल जाएगी आपको, ठीक है? सही तो अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो निकालना आसान है, अगर कर्व होगा तो जिस पॉइंट पे मांगे उस पॉइंट पे निकालेंगे ग्रेडियंट, टेंजेंट ड्रॉ कर, ठीक है? सही जी इससे हमने क्या चीज देखी, हमने कहा कि भाई ये जो ई है इट इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ वी आर ग्राफ, ठीक है? क्योंकि उल्टा बन रहा है ना, ये डाउन हो रहा है, वैल्यू रिड्यूस हो रही है जी आर बढ़ने से। जी तो इट इज नॉट इक्वल टू द ग्रेडियंट, इट इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ वी आर ग्राफ, यानी कि ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, ठीक है?
चेंज इन वोल्टेज में वो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x होता है ना ग्रेडियंट, जी तो ये माइनस चेंज इन y अपॉन चेंज इन x है। चेंज इन y डेल्टा v हो जाएगा क्योंकि v है यहाँ पर, चेंज इन x डेल्टा r हो जाएगा जो कि डिस्टेंस है बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है। जी तो यहाँ से हमने ये देखा कि भाई E इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा r, ठीक है। ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, तो ये लिख लो E इज इक्वल्स टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ वी आर ग्राफ, या E इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा r। जी नोट कर लो। एक सेकंड है। सर आर डिस्टेंस नहीं है? r डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस, ठीक, लिख लिया। ठीक है। अच्छा भाई, तो यहाँ तक हमने ये कंक्लूड कर लिया है। अब हम इस चैप्टर को भी देख लेते हैं छोटा सा है, ताकि साथ साथ न्यूमेरिकल हो सके, इनके साथ साथ मिलके आते हैं ना, ठीक जी है। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का आइडिया क्या होता सर मुझे नहीं पता ये। है? अच्छा देखो, कैपेसिटेंस से पहले हम पढ़ते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? बेसिकली कैपेसिटर इज ए एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, ठीक है। एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस और चार्ज स्टोरिंग डिवाइस, सही है। जब भी जी कभी आपको चार्ज, एक समझो कि चार्ज का बैंक है ये, चार्ज का बैंक है, जैसे बैटरी बैंक होता है ना, पावर बैंक होता है, जी जी ये वो भी एक तरह का कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर कहाँ यूज होता है? कैपेसिटर वहाँ यूज होता है जहाँ पे आपको ना चार्जेस स्टोर कराने हो, ताकि उसको आप बाद में यूज कर सको। तो ऐसी डिवाइस को आप कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा फैन के अंदर कैपेसिटर लगा होता है, कभी देखा? जी जी वो किस काम आता है? वो स्टार्ट में एक पुश देने के जस्ट काम आता है, ओवरऑल एनर्जी नहीं देता वो। हम्म, बेसिकली फैन को ना पुश कराना होता है ना, थोड़ा सा धक्का लगाना होता है स्टार्टिंग रोटेशन, तो उसके लिए काम आता है ये। जी सही। अच्छा, ये डीसी एनर्जी स्टोर करता है डायरेक्ट करंट से, ठीक है। कैसे करता है? जी इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसी होती है कि कैपेसिटर में आप दो मेटल प्लेट्स लगाते हो, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये, ठीक है। इन दोनों के बिटवीन आप जो है कोई ना कोई मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल रखते हो। वो इंसुलेटिंग मटेरियल एयर भी हो सकती है, वो इंसुलेटिंग मटेरियल कोई इंसुलेटर प्लास्टिक या कोई पेपर या कोई ग्लास, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जी तो आप क्या करोगे, एक मेटल प्लेट ये, एक मेटल प्लेट ये, इनके बिटवीन इंसुलेटिंग मटेरियल। इस इंसुलेटिंग मटेरियल को हम डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? डाई डाई इलेक्ट्रिक, डी आई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक या इंसुलेटर, ठीक है। यहाँ इंसुलेटर लिखा हुआ है, कहीं कहीं जगहों पे इसको डाई इलेक्ट्रिक भी कहते हैं, ठीक है। जी फिर इसके अगेंस्ट आप जो है वो करंट प्रोवाइड करते हैं बैटरी से। ये बैटरी लगाई, सही। आपने ऐसा वोल्टेज दिया, वोल्टेज के थ्रू इसमें से करंट गुजरा, इसमें से चार्जेस आए। तो रूल ये होता है नेचुरली, जब आप इस तरह से वोल्टेज आते हैं, जैसे पॉजिटिव यहाँ दिया और नेगेटिव यहाँ दिया, तो बीच में तो इंसुलेटर है, करंट तो फ्लो नहीं करेगा, है ना। जी तो ये चार्जेस सारे यहाँ आके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, यानी कि सारे पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर डेवलप हो जाएंगे कॉर्नर पे, और सारे नेगेटिव यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। जी ये आप करते जाओगे, एक वक्त आएगा जब सारे मैक्सिमम चार्जेस यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे मैक्सिमम आ जाएंगे, तो फिर कैपेसिटर चार्जिंग से रुक जाएगा। ये उसी तरह से आपका पावर बैंक आपने फुल चार्ज कर लिया तो रुक गया, या बैटरी फुल चार्ज कर ली तो रुक गई, ठीक है। जी अब आप क्या करोगे, अब आप इसमें से ये हटा दोगे, वोल्टेज हटा दोगे इसमें से। अब ये ऐसा बन गया है, ये इजी टू कैरी है, स्टोर चार्जेस है, फुल बैटरी हुई भी है ना मोबाइल फोन की या चार्जर की या पावर बैंक की, ये अब आप लेके घूम रहे हो। अब आपको कहीं भी इस्तेमाल करना है, इसको लगा दो। तो आपने क्या किया, इसको फैन के साथ लगा दिया। अब क्या है, अब ये देखो, ये लोड है, ये क्रॉस है ना, क्रॉस का मतलब या लैंप है, ठीक है, या कोई और रेजिस्टिव लोड है। तो यहाँ अपने जी
सोर्स से चार्ज किया, बैटरी सोर्स से यहाँ अपने इक्विपमेंट के साथ लगा दिया जिसको चलाना है, उससे लगा दिया तो अब उल्टा हो रहा होगा, पहले ये चार्ज हो रहा था, अब ये डिस्चार्ज होके इसको एनर्जी दे रहा है। ठीक, साइकिल क्या हो रहा है, अब यहाँ से करंट जा रहा है और चार्जेस यहाँ से वापसी आ रहे हैं, यहाँ से जा रहा है, यहाँ से वापसी आ रहे हैं। ठीक, तो जब तक ये सही इसके सारे चार्जेस यूज नहीं हो जाएंगे ये डेड नहीं होगा, जब यूज हो जाएंगे तो ये डेड हो जाएगा, इसको फिर ले जाके चार्ज कर दो। ठीक है, सही जी। तो इस तरह की डिवाइस को कहते हैं कैपेसिटर। क्या कहते हैं? कैपेसिटर। तो एक्सप्लेन करो कैपेसिटर क्या हुआ, क्या समझ में आया? सर एनर्जी स्टोर करने वाली डिवाइस होती है। हम्म, जब तक चार्ज हम चार्ज कर सकते हैं, जैसे पावर बैंक हो गया। हाँ, तो जैसे ये बेसिकली चार्जेस को स्टोर करता है, ठीक है, और एनर्जी जी को। चार्जेस स्टोर होंगे तो उनकी एनर्जी भी स्टोर होगी ना। जी। और जब ये पूरा स्टोर हो जाएंगे इसमें से, तो फिर हम क्या कर सकते हैं इससे? पूरा जब क्या कर सकते हैं? फुल फुल चार्जेस कंप्लीटली स्टोर हो जाएंगे इसके अंदर, तो फिर इसको क्या कर सकते हैं बाद में? यूज कर सकते हैं। कहाँ यूज कर सकते हैं? सर जैसे आपने पावर बैंक की एग्जांपल दी, हाँ, तो हम उसको फोन को चार्ज करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। या फिर फैन के अंदर कैपेसिटर तो फैन को यूज करा सकता है, या तो कोई लाइट जलानी तो लाइट यूज करा सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज जी चार्जेस यूज स्टोर होगा, जाके यूज करना है, तो ये चार्जेस का बैंक होता है बेसिकली कैपेसिटर। ठीक है, जी सर। अब इसको पढ़ते हैं। अब कैपेसिटेंस क्या होती है वो मैं आगे जाके बताता हूँ। कैपेसिटर्स आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट सर स्टोर। कैपेसिटर की लिखनी है डेफिनेशन कोई? नहीं नहीं, कोई नहीं, मतलब सिंपल है कि ठीक। अगर लिख लो, वैसे कभी एक आध नंबर क्या है, देखो कैपेसिटर्स की। capacitors are the electronic capacitors are ठीक। electronic devices are the electronic devices which stores जी electric charge जी electric charge whenever whenever potential difference is applied जी across its across its terminals across the ends, sorry, across its ends। ends। सही। ठीक है, क्या लिखा? Electronic devices which store electric charge whenever potential difference is applied across its ends। सही, ठीक है, समझ में आ गई बात? जी चलो आगे चलते हैं भाई। When the battery is removed, there is net positive charge on the one plate and negative charge on the other. When the capacitor is connected into a light bulb or any other device, सिर्फ light bulb नहीं, it will glow for a short time as the charges flows off the plate। ठीक है, ये इस तरह चार्ज होते रहेंगे, फिर इस तरह डिस्चार्ज होते रहेंगे। ठीक है, जी क्लियर है? जी सर। ओके, तो अब आगे देखते हैं। Capacitors have various uses in circuits. They are used in computers to run the computer for long enough to save the data. If there is a power cutoff, they are used to stop surges and to stop sparking when high voltages are switched off. देखो क्या बात हुई, क्या क्या यूजेस हैं कंप्यूटर्स में होते हैं ताकि लॉन्ग इनफ डेटा जो है वो सेव होता रहे और पावर कट ऑफ की सूरत में भी। इसमें ये क्यों होता है? क्योंकि भाई आप देखो कभी आपका लैपटॉप जैसे ऑफ हो जाता है, लाइट चली जाती है, तो लैपटॉप की बैटरीज होती है ना बैकअप के लिए,
कि आपका जो है वो जी गेट ऑफ नाउ फॉरन से लैपटॉप को बैकअप सप्लाई के लिए आपने चार्ज बैटरी लगाएंगे, वो भी कैपेसिटर्स उनके अंदर होते हैं, वो चार्ज करती है। ठीक है, they are used to stop surges and stop sparking when the high voltages are switched. हाई वोल्टेज या स्विच यानी कि हाई वोल्टेज फ्लक्चुएशन जब होती हैं तो उस सूरत में भी क्या करेगी, बेसिकली ये अपने अगर हाई वोल्टेज आ जाते हैं तो कैपेसिटर्स अपनी लिमिट के हिसाब से ही चार्ज देगी, ठीक है ना, सेफ वे में। They can also be used as a time delay. For example, a timer on a huge burger alarm system that allows the operator time to leave the premises before the alarm switches on contains capacitors. तो फॉर एग्जाम्पल बर्गर अलार्म होता है ना, जो आप घर से निकलते हो ऑन करके चले जाएं ताकि कोई चोरी वगैरह हो, कोई कूदे घर के अंदर तो आपको पता जाए, तो उसमें टाइम डिले जी देते हैं ताकि जितनी देर में आप घर से निकल जाओ, ये ना हो कि आप निकल रहे हो तब भी वो बजना शुरू हो जाए। तो वो टाइम डिले क्या होता है, वो होल्ड करके रखता है उसको ऑपरेट होने से, तो उतनी देर तक वो जी चार्जर अपने स्टोर करता है, डिस्चार्ज नहीं करता, फिर आप निकल जाते हो उतने टाइम में, उतने टाइम के बाद वो ऑन हो जाता है। तो ये सही सेंसर्स के अंदर यूज होता है बेसिकली, ठीक है। हम्म हाउ मच चार्ज अ कैपेसिटर डज अ कैपेसिटर स्टोर, कितना चार्ज है वो कैपेसिटर स्टोर कर सकता है। दिस डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर कैपेसिटर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, ये इसकी कैपेसिटेंस होती है, कितना चार्ज कोई कैपेसिटर स्टोर कर सकता है। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। जी भाई हर कैपेसिटर में अलग अलग कैपेसिटी होगी ना, कि एक मतलब 10 कूलम स्टोर करेगा, एक 100 कूलम स्टोर करेगा, तो ये डिपेंड करता है उसकी अपनी कैपेसिटी पे, कैपेबिलिटी पे, और उसी को कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। जी तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, जितना पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करोगे उतने ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनली चार्जेस स्टोर होंगे, उसके इक्वल नहीं होंगे। मतलब 10 वोल्ट अप्लाई किया तो 10 कूलम का चार्ज नहीं आ जाएगा, प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि 10 में अगर 2 कूलम आ रहे हैं तो 12 में शायद 2.1 कूलम हो जाए, द इंक्रीज होंगे प्रोपोर्शन, सही है। तो Q इज डायरेक्टली जी प्रोपोर्शनल टू V है, और Q इज इक्वल्स टू कांस्टेंट V, वो कांस्टेंट है C, कैपिटल C, जिसे हम कहते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। जी तो कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू Q अपॉन V, ठीक है, समझ में आया। सही जी कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, फैरेड, जो मैंने लास्ट चैप्टर में कहा था, अभी फैरेड का मैं नहीं बता रहा, आगे जाके पढ़ेंगे। तो अब तुम कह जी सकते फैरेड क्या होता है, फैरेड इज अ यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। इट सही क्या कहते हैं, इट एक्सप्लेन्स और इट स्टेट्स दैट हाउ मच चार्जेस कैन बी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है। जी अब इसकी डेफिनेशन लिख लो कैपेसिटेंस की, कैपेसिटर की नहीं, कैपेसिटेंस की, ठीक है। हम्म Capacitance is the charge stored per unit potential difference across the capacitor. Capacitance is the जी capacitance is the charge stored जी per unit potential difference across the capacitor. ये क्यों कह रहे हैं, देखो कैपेसिटेंस के फॉर्मूले से, कैपेसिटेंस इज द चार्जेस स्टोर्ड पर यूनिट वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि 1 वोल्ट में कितने चार्ज होंगे वो कैपेसिटेंस से, 2 वोल्ट हो जाएगा तो उसका डबल हो जाएगा, 3 होगा तो उसका ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है। सर इसका वो क्या है एसआई यूनिट और फॉर्मूला। इसका यूनिट है ना, फॉर्मूला ये है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, अच्छा और ऐसा यूनिट इसका फैरेड है, कैपिटल F है। ऐसा यूनिट तो कूलम पर वोल्ट है, लेकिन इसका कॉमन यूनिट जो है वो फैरेड है, इसको तो फैरेड में लिखते हैं, जब भी आप इसकी कैलकुलेशन ठीक करते हैं फैरेड लिखोगे, लेकिन ऐसा यूनिट तो जी फिर ये है ना, कूलम है, और नीचे वोल्ट है, तो वोल्ट भी ऐसा यूनिट नहीं है, वोल्टेज का भी ऐसा यूनिट पे ड्राइव करना पड़ता है ना, क्यूवी, जी उससे, ठीक है। अच्छा, अब डिफाइन करते हैं 1 फैरेड को, कभी का डेफिनेशन आती है 1 फैरेड कितना होता है, देखो 1 फैरेड क्या होगा, जब चार्जेस जो है 1 कूलम होंगे और वोल्टेज जो है पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा, तो 1 फैरेड हो जाएगी ना कैपेसिटेंस, ऐसे ही है। जी
जी तो लिखो 1 farad is the capacitance of the capacitor. 1 farad की डेफिनेशन. 1 farad Is the capacitance of the capacitor. जी That has a potential difference of of 1 volt जी across the plates जी when there is a charge of charge of 1 coulomb on the जी plates. ठीक. तो क्या समझ में आया इससे कि भाई 1 farad कितना होता है? The capacitance of the capacitor that has the potential difference of 1 volt across the plates when there is a charge of 1 coulomb on the plates. ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि 1 farad कितना होगा? वैसे एक्सप्लेन करो, उर्दू में बताओ मुझे. 1 farad कितना हुआ? ऐसे ही सर होता कैपेसिटेंस हुई ना एक 1 कैपेसिटर की जिसका है. पोटेंशियल डिफरेंस होती है 1 वोल्ट अक्रॉस द प्लेट्स. हाँ, बेसिकली ये वो कैपेसिटेंस है किसी कैपेसिटर की जिसके अगेंस्ट वोल्टेज 1 वोल्ट अप्लाई किया जाए और जिसके ऊपर चार्जेस 1 कूलम हो. ठीक है. जी अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखी हुई है, कैपेसिटेंस ऑफ 1 farad इज ह्यूज इन जनरल. ठीक है. जी Capacitance of 1 farad is huge in general. The capacitance of capacitor in electronic circuits is measured in microfarad और picofarads. ठीक है. 1 farad बहुत जी बड़ा यूनिट है. क्यों? क्योंकि 1 कूलम बहुत बड़ा यूनिट है ना. 1 कूलम एक बहुत बड़ा चार्ज है. 1 कूलम में मतलब हाँ करोड़ों अरबों किस्म के चार्जेस आए, क्वांटिटी ऑफ चार्जेस आए थे. तो इसलिए हम जब कूलम नहीं लेंगे 1 कूलम में, तो हम फिर कैपेसिटेंस भी फैरेड में ही लेंगे. ये इसके बहुत मिलियंस क्या कहते हैं पार्ट में आएगी. यानी कि माइक्रो और पीको फैरेड में आएगी. माइक्रो फैरेड कितना होता है? 10⁻⁻⁶ फैरेड. और पीको फैरेड क्या होता है? -12. -12. वेरी गुड. ठीक है. हम्म, क्लियर है? जी अच्छा भाई, इसका क्वेश्चन देखते हैं. कैलकुलेट द चार्ज स्टोर्ड व्हेन अ 220 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 9 वोल्ट बैटरी. ठीक है. चार्जेस चाहिए आपको और आपको 9 वोल्ट की बैटरी गिवन है और कैपेसिटेंस गिवन है कितनी? 2200 माइक्रोफैरेड. तो सिंपल है, Q इज इक्वल टू CV लगाया जी आपने, मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया. है ना. हम्म, फॉर्मूला है ना, Q इज इक्वल टू CV. जी जी तो C कितना था? 2200 माइक्रो इंटू 9. ये बन गया 0.020 कूलम, यानी कि 20 मिली कूलम. ठीक है. जी It is not only capacitors that have capacitance. Any isolated body has capacitance. Consider a conducting sphere of radius r carrying a charge q. So the potential at the surface of the sphere, that is V, equals to q upon 4 pi epsilon naught r. हम्म, ठीक है. हम्म, तो बेसिकली क्या है, आपने कहा कि भाई ये सब कैपेसिटर तो नहीं होता ना. कहीं पे भी ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे चार्ज ऑब्जेक्ट के बिटवीन इंसुलेटर्स आ जाए तो उसके अगेंस्ट कैपेसिटेंस बन जाती है. तो जैसे हमने कहा कि जी भाई एक नॉर्मली कोई भी स्फेयर है, इस पे चार्ज क्यू है.
तो उसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा, जो V होगा, वो होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, जो हमने कल पढ़ा था। ठीक है, जी तो हमें V पता है, तो हम क्या करेंगे, हम C निकाल सकते हैं। C इज इक्वल टू Q अपॉन V, है ना। जी तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V है, तो V यहाँ पर है, Q हम Q से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ऊपर Q, नीचे V। ये Q से Q कटा, आंसर क्या आया, 1/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यानी कि ऊपर आके क्या बन जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यानी कि कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आ गई, कोई ऐसी सरफेस, स्फेरिकल सरफेस जिसके ऊपर चार्जेस हैं Q, ठीक है, और चार्ज टेस्ट चार्ज सोर्स है, डिस्टेंस R है, तो उसकी कैपेसिटेंस हो गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, जी तो ये किसी भी हम चार्ज ऑब्जेक्ट के कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, Q अपॉन V से, C इक्वल Q अपॉन V से, या Q इक्वल टू CV से। ठीक है, हम्म तो हमें इसी से रिलेटेड हुआ कि एग्जांपल आ गई कि भाई एस्टिमेट द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ। अर्थ की ओवरऑल कैपेसिटेंस क्या है, उसका रेडियस दिया हुआ है हमें। हमें कहा, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ गिवन जी है, तो हम 4 पाई एप्सिलॉन हम्म R से निकाल लेंगे। 4 इंटू पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 टू द पावर -12 इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ। तो तकरीबन हमें मिल रही है, पूरे अर्थ की कैपेसिटेंस है 700 माइक्रोफैरेड। ठीक जी है, तो हम कह रहे हैं दिस इज जी सरप्राइजिंगली स्मॉल एंड इट शोज जस्ट हाउ बिग द यूनिट 1 फैरेड इज। ठीक है ना, पूरी अर्थ की मिला के भी हम्म 700 माइक्रोफैरेड है, तो आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि 1 फैरेड कितना बड़ा होगा। इसीलिए हम 1 फैरेड यूज नहीं करते, 1 फैरेड इज वेरी बिगर यूनिट। So remember हम्म that this is the capacitance of an isolated body. Practical capacitor have their plates very close to increase their capacitance. ये क्यों छोटी है, क्योंकि अर्थ जो है एक आइसोलेटेड बॉडी है, अर्थ की सरफेस पे हमने चार्ज मेजर किया है। अब अर्थ के अंदर कितनी सारी चीजें हैं, इतना बड़ा वॉल्यूम है अंदर, तो सब एक दूसरे से कितनी दूर हो गई ना चीजें, एक एंड और दूसरा एंड अर्थ का आपस में बहुत दूर है। तो जब डिस्टेंस इतना हाई जी होगा, तो खुद ब खुद ही उसकी कैपेसिटेंस लो हो जाएगी ना भाई। हम्म चार्जेस कम स्टोर होंगे, हम डिस्टेंस कम करेंगे तो चार्जेस ज्यादा स्टोर होंगे ना। तो जो प्रैक्टिकली जो जी हमारे पास सर्किट के अंदर कैपेसिटीज होते हैं, उनकी कैपेसिटेंस ये 700 माइक्रोफैरेड से ज्यादा होती है, क्योंकि हम उनको पर्पसली करीब रखते हैं प्लेट्स को। ठीक है, ये तो हमने अर्थ की सरफेस को चेक किया है, तो अर्थ के दो एंड्स बहुत दूर दूर हैं, तो इसलिए उनकी कैपेसिटेंस कम है। ठीक है, जी क्लियर है यहाँ तक। जी जी अच्छा, कैपेसिटेंस को सॉल्व कैसे करते हैं सर्किट के अंदर, जैसे हमने रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे सर्किट में, रेजिस्टेंस सीरीज में भी होती हैं, पैरेलल में भी होती हैं, है ना। जी तो उसके कॉम्बिनेशन हम निकालते थे, सीरीज का कॉम्बिनेशन टोटल कैसे निकलेगा, पैरेलल कैसे निकलेगा। इस तरह कैपेसिटेंस भी सीरीज में और पैरेलल में होती है। जैसे ये सर्किट है, इसमें आपने ये वोल्टेज सप्लाई दी, इस सप्लाई के अगेंस्ट इस सर्किट में तीन ये ब्रांच बन गई, यहाँ पे तीन कैपेसिटर्स हैं जो पैरेलल में लगे हुए हैं आपस में। पैरेलल कॉम्बिनेशन तो पता है ना रेजिस्टर्स का कैसा होता था, ऐसा होता है ना पैरेलल, जब जी तीनों के एक एंड आपस में कनेक्टेड हो, तीनों के दूसरे एंड आपस में कनेक्टेड हो। सीरीज में क्या होता है, ये लगा हुआ है, इसके आगे ही दूसरा, इसके आगे तीसरा। ठीक है, ये सीरीज नहीं है, पैरेलल है। जी 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 अच्छा, तो मैं जा रहा हूँ भाई ये तीनों कैपेसिटर्स को मैं मिला के एक कैपेसिटेंस बना दूं, जो टोटल कैपेसिटेंस है ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जी बता दूं। तो इसका क्या तरीका होगा, रेजिस्टेंस में क्या होता था, रेजिस्टेंस में याद है जब पैरेलल रेजिस्टेंस होती थी, तो इन तीनों का या चार पांच छह जो भी होंगे टोटल रेजिस्टेंस किस तरह निकाल, इनवर्स हाँ 1 अपॉन करके निकालते थे, यही है। 1/R जी टोटल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जी ऐसे ही है। जी एक से होल्ड करना है, तो ये फंड कॉल है, मैं उसको रिस्पॉन्ड कर लूँ। हम्म तो भाई, तो अब यहाँ पर उसका उल्टा है, वहां होता था 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, यहाँ पर पैरेलल में ऐसा नहीं है, यहाँ पे पैरेलल में डायरेक्टली ऐड करेंगे हम। पैरेलल में कैपेसिटेंस होगी ना, तो सी टोटल निकालने के लिए आप डायरेक्टली C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दोगे। ठीक है, सही 1 अपॉन नहीं करोगे। जी ठीक है वो कैसे अभी हम देखते हैं। भाई हमने किरचॉफ लॉ लगाया है यहाँ पर, किरचॉफ लॉ पढ़ा होगा ना, KCL तुमने इस फिजिक्स में। जी जी तो यहाँ से करंट आ रहा है इस पॉइंट पे, और ये तीन चार्जेस निकल रहे हैं, यहाँ से चार्जेस आ रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, यानी कि Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो गया, ऐसे ही है। जी तो यहाँ हमने लिख दिया Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब हमने कहा कि भाई सही क्योंकि कैपेसिटर में Q इज इक्वल टू CV होता है, तो हम जहां जहां Q1 है वहां पर हम लिखेंगे QC1।
ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे। जी Q यहाँ पर Q2 में हम Q2 C, ये सॉरी Q इक्वल टू सी भी होता है ना, तो Q हमें गिवन है, सही है। तो बेसिकली हम Q की वैल्यू पुट करने के लिए सी वी लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाई C1V, C2V, C3V, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज तो सेम रहेंगे पैरेलल में, सही है। जी सिर्फ कैपेसिटेंस चेंज होगी, तो Q1 की जगह पे CV1, Q2 की जगह पे CV2, Q3 की जगह पे CV3। तो जी हमारे पास आ गया भाई C1V, C2V, C3V, हो गया सही है। क्या। अब हमने कहा कि भाई यहाँ पर Q आपकी वैल्यूज आपने डाल दी, यहाँ पे C टोटल V, Q की जगह पे C टोटल V, Q1 की जगह पे C1V, Q2 की जगह पे C2V, Q3 की जगह पे C3V। यहाँ से वोल्टेज कॉमन ले लेंगे राइट साइड से, और लेफ्ट साइड के वोल्टेज से कट जाएगा ये, ऐसा ही है। जी V तीनों में कॉमन है तो कॉमन ले लिया, यहाँ से कट गया, बन आखिर में क्या बच गया, C टोटल इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसे ही है। सही है। तो यही मैं बात कर रहा था शुरू में कि हमने पैरेलल में डायरेक्टली ऐड कर देंगे, वन अपॉन करके नहीं ऐड करेंगे। हाँ ठीक। ये आपका फॉर्मूला, इसको नोट कर लो कि भाई पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स में कैसे निकालते हैं हम। क्लियर है, आगे चले। जी जी अब आता है सीरीज। सीरीज में क्या है, ऐसे लाइन से लगे होते हैं ना सीरीज में, हम्म जैसे सीरीज रजिस्टर में हम देखते थे, वहां पर क्या करते थे हम, आर टोटल निकालने के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे करते थे। जी यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पे वो करेंगे जो वहाँ पैरेलल में करते थे, वन अपॉन आर टी इक्व वन अपॉन सी टी इज इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन C2 प्लस वन अपॉन C3, ठीक है। जी। वो कैसे, तुम बताओ, एक्सप्लेन करोगे, समझ में आ रहा है कुछ। आ, फिर मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ? जैसे मैंने उसने एक्सप्लेन किया था। सर तो चलो आपको तो पता है ना। अरे मुझे तो पता है, मैं तो कह रहा हूँ सिमिलर रिलेट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, चलो मैं बताता हूँ, अभी थोड़ा तुम्हारे डिफिकल्ट हो जाएगा। तुम देखो, हम यहाँ पर लिखते हैं भाई वोल्टेजेस, अब यहाँ पे वोल्टेजेस डिवाइड हो रहे हैं ना क्योंकि सीरीज है, पैरेलल में वोल्टेजेस कॉमन रहते थे, यहाँ सीरीज जी में वोल्टेज डिवाइड होंगे। तो हम देखते हैं कि भाई जी कैसे डिवाइड हो रहे हैं, कि भाई तीन जगहों पे डिवाइड हो रहे हैं। तो टोटल वोल्टेज क्या होगा, टोटल वोल्टेज वी टी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ऐसे ही है, जी V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हमें पता है कि कैपेसिटर में V कैसे निकलता है, Q इक्वल टू सी वी होता है ना, तो V इक्वल टू Q हम्म अपॉन C हो जाएगा। जी तो V इक्वल टू Q अपॉन C। तो V1 की जगह पे क्या लिखेंगे, हम्म, V1 की जगह पे आ, भाई Q इक्वल टू सी वी होता है, तो जी V जी V इक्वल टू Q अपॉन C हो गया। तो V1 की जगह जी पे लिखेंगे Q1 अपॉन C1, है ना। जी क्या जी जी लिखेंगे V1 की जगह पे Q1 अपॉन, C1 और V2 की जगह पे क्या लिखेंगे, Q2 अपन C2 ठीक है, और V3 की जगह पे, Q3 अपन C3 ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है नीचे देखो। जी और V की जगह पे क्या लिखेंगे, V की जगह पे Q अपन C टोटल। C टोटल। तो ये समझ में आती है बात। जी अच्छा भाई, तो अब यहाँ पे क्या होगा, सीरीज में करंट और चार्जेस सेम रहते हैं, ये बात पता है आपको। जी तो इसका मतलब सेम चार्जेस होंगे तीनों कैपेसिटर से, जी तो कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? Q1 Q2 Q3 दोनों तीनों को Q लिख सकता हूँ, जी जी तो तीनों को Q लिख दूंगा तो Q कॉमन आ जाएगा, जी तो लेफ्ट वाले Q से कैंसिल हो जाएगा। जी क्या बचा आखिर में, वन वन टोटल इज जी इक्वल टू वन अपॉन C1 प्लस वन अपॉन C2 प्लस वन अपॉन C3, जी ठीक है, जी यही कहा था मैंने।
आ गया ये। पर रेजिस्टेंस का उल्टा है, सही। रेजिस्टेंस में सीरीज में डायरेक्टली ऐड करते हैं, यहाँ पर पैरेलल में डायरेक्टली ऐड करते हैं। रेजिस्टेंस में पैरेलल में 1 अपॉन कर देते हैं, यहाँ पर पैरेलल में डायरेक्ट ऐड करते हैं, ठीक है। So this equation has the same form as the formula for the resistance in parallel, ठीक है। जी। The combined resistance of several resistors in parallel is smaller than any of the individual resistors. इसमें क्या होता था, combined resistance होती थी पैरेलल में, क्या होती थी वो smaller होती थी इंडिविजुअल से। Likewise, the combined capacitance of several capacitors in series is smaller than that of any individual capacitors. बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, सीरीज के अंदर जो कंबाइंड सी टोटल है ना, वो हमेशा C1, C2, C3 से छोटी होगी, ठीक है जी। अगर आपको ऐसी कैपेसिटर चाहिए हो जिसके अंदर कैपेसिटेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यानी कि टोटल छोटी हो बाकी इंडिविजुअल बड़ी हो, तो आप सीरीज कनेक्शन करेंगे ताकि सबको थोड़ी थोड़ी कैपेसिटेंस मिल जाए, सबके थोड़े थोड़े चार्जेस स्टोर करवा दें। लेकिन अगर आपको कैपेसिटेंस चाहिए सबके लिए, तो फिर आप क्या करोगे, आप पैरेलल कनेक्शन लगाओगे। तो टोटल कैपेसिटेंस आपको पैरेलल लगाओ, जब आपको टोटल कैपेसिटेंस बड़ी चाहिए हो ना, अच्छा, तो आपको तीनों चलाने होंगे अलग अलग कैपेसिटेंस से, तो जाहिर है बड़ी चीज से ही चला पाओगे ना। जी ठीक है जी सर। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, समझ आ रहा है ना तुम्हें? जी सर। एग्जांपल रीड करो, चलो तुम रीड करो, थोड़ा मुझे तुम सोते हुए लग रहे हो। नहीं सर, मेरी तबीयत सही नहीं है, ऐसे होता है। तुम छोड़ो। A student has 3 capacitors of different values, that is 47 microfarad, 100 microfarad and 220 microfarad, ठीक है। ये C1, C2 और C3 हो गए तुम्हारे। आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हेलो जी सर, अब आ रही है। अच्छा देखो, बीच में चली गई। अच्छा देखो, 3 कैपेसिटेंस गिवन है, 47 माइक्रोफैरेड, 100 माइक्रोफैरेड एंड 220 माइक्रोफैरेड, ठीक है। क्या हो गया, ये तुम्हारे C1, C2 और C3 हो गए। सही। Calculate the total capacitance when all the 3 capacitors are connected in parallel. अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, तुम क्या करोगे, तीनों को ऐड कर दोगे सिंपली, है ना। जी यानी कि 220 प्लस 100 320, 320 प्लस 47 367, ठीक है। ये तुम्हारा 360 माइक्रोफैरेड आ गया, सिंपल है जी। अब पैरेलल के लिए देखते हैं। पैरेलल के लिए क्या होगा, 1/c टोटल इक्वल टू 1/c1, 1/c प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, यानी 1/47 प्लस 1/100 प्लस 1/220। इनको जो टोटल किया तो हो गया 0.036 माइक्रोफैरेड। 0.036 माइक्रोफैरेड को अगर हम और सिंप्लीफाई करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाएं, तो ये बन जाता है 28 माइक्रोफैरेड, ठीक है। क्लियर है? जी सर। अब कहते हैं पार्ट बी में। सर ये 28 क्यों बन गया? करो कैलकुलेटर में डालो। एक सेकंड। वन अपॉन करना इसको, ठीक है। 0.036 को 1 अपॉन करना जी। कि 1/c का अच्छा है ना। हाँ, सही 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 सही, ठीक है। 28 माइक्रोफैरेड हो गया। सही। पार्ट बी में कहते हैं हाउ वुड द कैपेसिटर हैव टू बी कनेक्टेड टू ऑब्टेन अ कैपेसिटेंस ऑफ 41 माइक्रोफैरेड। हम क्या करें, किस तरह से इन कैपेसिटर्स को कनेक्ट करें, मतलब किस तरह से, किसी को पैरेलल में करें, किसी को सीरीज में करें, कि टोटल अब जो है ना हमें मिल जाए कितना, 41 माइक्रोफैरेड। कैसे करेंगे? तो ऐसा साल मुझसे नहीं हुआ आज तक। अभी देख लेते हैं ना, मुझे अंदाजा है तुमसे नहीं होगा। अब इसको देखते हैं। देखो इसमें कहते हैं द कैपेसिटेंस इज लेस देन 47 माइक्रोफैरेड। क्यों 41 क्या है, किससे लेस है? 41 से। पहले वाले से।
ठीक जी है, वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है, ठीक है। So the value of the smallest of the three capacitance, therefore it is likely that the arrangement has the form shown in figure 23.4. इस तरह की अगर अरेंजमेंट करते हैं हम, इसमें हम 100 और 220 वाले को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, तो क्या, जी तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, 320 बन जाएंगे। 320 जी और इसके साथ अगर हम 47 माइक्रोफैरेड कनेक्ट कर दें, 47 जी जो स्मॉलेस्ट है, जी तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन सीरीज में आ जाएगा। तो सीरीज जो है इंडिविजुअल से, सीरीज का टोटल इंडिविजुअल वैल्यू से कम होता है ना। जी तो हमने क्या किया, सबसे छोटा अलग कर दिया और बाकी बड़ों को ऐड कर दिया। जी हमेशा ऐसे ही करेंगे, सबसे लोएस्ट को देखेंगे, उसके साथ जी बाकी बाकी पैरेलल में लेके ऐड कर देंगे। तो क्या होगा कि सीरीज का जो टोटल है वो इंडिविजुअल से छोटा बनेगा। तो इंडिविजुअल में सबसे जी छोटा 47 है और हमें 47 से भी छोटा आंसर चाहिए 41। तो हमने 47 को अलग कर दिया ताकि इसके जी साथ जब ये पैरेलल ऐड होंगे ना, तो ये और छोटा कर देंगे आंसर को। जी तो हमने इनको फिर ऐड किया, सही ठीक है। ठीक Probably जी like the arrangement has formed the table checking capacity of the two capacitors in parallel, that is 320। अब इसको क्या क्या 47 के साथ सीरीज में लगाया, तो ये कॉम्बिनेशन बन के 1.4 है, इसको 1 अपॉन किया, तो ये 41 माइक्रोफैरेड हो गया, ठीक ठीक है। जी सर क्लियर है। जी जी अब हम आते हैं सर एनर्जी। आज फिर लिखते हैं लेकिन क्यों थक गए, लास्ट टॉपिक है, जी चलो इसको तब तक रिवाइज करो, सर ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड हम सर कल खत्म देख हो लेंगे, जाएगा हाँ लेकिन छोटा सा टॉपिक है, कल देख लेंगे क्योंकि इसमें ग्राफ भी समझाना होगा। ठीक है सर इसको रिवाइज करना कल के लिए। हेलो, ओके जी जी ठीक है सर चलो कल कल की क्लास कितने बजे रखनी है? सर वो कल ही देख लेंगे, उस हिसाब से कर लेंगे।